हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स में। तो मैंने वही क्वेश्चन उठाया, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे उनके क्वेश्चंस मैंने लिया है। तो आई होप कि आपको लास्ट तक वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाए, यानी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसको अटैम्प्ट कैसे करना है, वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरा मेन मोटो इसमें यह रहेगा कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ट्राई करने के बाद या फिर आपने अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसे ट्राई कीजिएगा, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, और अगर नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप एक बार यहाँ पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद भी आकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन मैंने लिया है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर जो पेपर्स थे उसी का मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट वाज द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ़ अ कंप्यूटर विथ मार्क प्राइस ₹30,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹28,000। देखो, अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले के लिए समझा दे रहा हूँ, बाकी इंग्लिश में क्वेश्चन दिया था। आपको ये बताना है कि कंप्यूटर जिसका मार्क प्राइस 30,000 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि उसको डिस्काउंट क्या होगा जब उसे 28,000 में बेचा जाएगा। यानी एक कंप्यूटर है, किसी ने ख़रीदा होगा, उसका मार्क प्राइस 30,000 है और सोल्ड किया गया उस कंप्यूटर को 28,000 में, तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ इस टाइप के क्वेश्चन में, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन में आपको दो चीज़ हमेशा याद रखना है कि प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि किसके ऊपर होती है। लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होती है। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने वाला प्राइस, जो चीज़ आपने जितने रुपए में ख़रीद के लाई उसके बेसिस पे ही आपका लाभ और हानि कैलकुलेट होगी। और अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं रहता तो हम क्या लेते हैं, 100 रुपये। ठीक है, मतलब एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि वो ईजी नंबर है। वैसे ही अगर हमें डिस्काउंट पता करना है तो डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस मतलब क्या, जैसे कि आप सपोज सेल जाते होंगे, कोई भी सेल, या फिर आप पास की दुकान में ही आप जाते होंगे, तो उसके ऊपर एक टैग लगा रहता है कि भाई इतने रुपए। जैसे आपने मुनैको बिस्किट जो है वो ख़रीदा तो उसके ऊपर लिखा होगा इतने रुपए, मतलब रुपीज़ लिखे होंगे, रुपीज़। ठीक है, तो वो है आपका मार्क प्राइस, मतलब मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। यानी दुकानदार उससे ज़्यादा रुपए में वो चीज़ नहीं बेच सकता। अगर वो बेच रहा है तो आप उसे क्लेम कर सकते हो। ठीक है, जैसे 20 रुपये लिखा है तो 20 रुपये से ज़्यादा चीज़ में नहीं बेच सकता। हाँ, 20 से नीचे में आपको वो दे सकता है। ठीक है, तो जैसे आप सपोज सेल गए, उसमें कंप्यूटर का जो प्राइस था वो 30,000 रुपये था। ठीक है, उसके बाद सपोज उस जो मार्क प्राइस लगा हुआ है उसमें जो टैग लगा हुआ है वो 30,000 रुपये लगा हुआ है, लेकिन आपने सेल वाले से पूछा कि इसमें कुछ डिस्काउंट है क्या, तो उन्होंने बताया हाँ भाई इसमें 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट करने के बाद वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो अब देखो, ये पूरा चीज़ रिलेट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, दो चीज़ याद रखना है। मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस है आपके पास 30,000 रुपये। ठीक है, और सोल्ड किया गया है 28,000 में। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरे पेज में बताऊँ तो MRP है आपके पास 30,000 रुपये। ठीक है, MRP है आपके पास 30,000 रुपये और सेलिंग प्राइस है आपके पास 28,000 रुपये। ठीक है, ये सिंपल सा दिया था, MRP 30,000 रुपये, सेलिंग प्राइस 28,000 रुपये। अब आपको आगे बोला है कितने परसेंट, आपको मतलब परसेंट नहीं, सॉरी, डिस्काउंट बताना है। ठीक है, तो मुझे बताइए, MRP जब 30,000 रुपये था, यानी आप दुकानदार मतलब सेल में गए, सेल में वो कंप्यूटर का प्राइस 30,000 रुपये लगा था, वो दुकानदार या सेल वाले ने उसको डिस्काउंट कुछ डिस्काउंट देकर 28,000 रुपये में वो चीज़ आपको बेच दी। ठीक है, तो ये 28,000 रुपये आपके लिए क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस, लेकिन दुकानदार के लिए क्या बन गया, मतलब सेल के लिए क्या बन गया, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो 30,000 में था, 28,000 हो गया माइनस, मतलब फाइनली 28,000 फिक्स हुआ आपका। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, जब जाके 28,000 आएगा 2,000 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और 2,000 माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये डिस्काउंट दिया है उस सेल वाले ने। क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है उस सेल वाले ने, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, MRP पर। MRP हमें दी थी, हमने डिस्काउंट निकाल लिया रुपीज़ में। अब ये रुपीज़ में निकला है। ठीक है, हमें निकालना है परसेंटेज में। रुपीज़ में निकला है 2,000, हमें निकालना परसेंटेज में। तो देखो, तो परसेंटेज में निकालना है तो आपका बेस क्या रहेगा, MRP, क्योंकि जो डिस्काउंट जब भी हम उसको कैलकुलेट करते हैं किस बेसिस पे करते हैं, आपका MRP के बेसिस पे। तो MRP हो गया नीचे, और जो आपका निकालना है डिस्काउंट कितना मिला आपको, 2,000, मतलब ये ऊपर डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, 2,000 डिवाइडेड बाय MRP कितना था आपका, 30,000। ठीक है, इंटू परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100% करना पड़ता है। और ये सब रेसिप्रोकल और परसेंटेज वाली वीडियोस मैंने बना रखी है, अब मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो अब जैसे यहाँ पे 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आपके पास बचेगा 2/30। 2/30 मतलब 1/15 इंटू 100%, ठीक है, 1/15 इंटू 100%। अब यहाँ आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा वैसा, आपके पास कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें ये वाला ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 1/15 आ गया। तो अगर मैं इसको, तो हमारे पास 1/15 आ गया। तो देखो 1/15 मतलब ये हो गया ना आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 15% निकालना है। तो 15 6 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो 6 आ रहा है, स्टार्ट में 6 आ रहा है। अब आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आपको नहीं करना है, यानी पूरा कैलकुलेट नहीं करना। 6 आ गया ना, तो 6 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्योंकि बाकी ऑप्शन तो कुछ लग ही नहीं रहे, ये दोनों तो होने नहीं वाले, और 7 आया नहीं हमारा। तो अगर आपको आगे कैलकुलेट भी करना है तो वो भी बता देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 6। अब आपके पास बचेगा 15 6 90 हो गया, 10 बचा, मतलब एक और जीरो लगा दिया, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, यानी 6.66 आएगा ना। तो हमारा इसको आप लिख सकते हो 6 सही 2/3, ठीक है। 0.66 को आप 2/3 लिख सकते हो, तो मैंने ऐसा लिख दिया 6 सही 2/3, ठीक है। तो वही था ये 6 सही 2/3, ये इसका मतलब है 6 सही 2/3, वो कॉमा लगा कर लिखा था मैंने, ब्रैकेट लगा कर, ठीक है। तो ये हो गया। तो जस्ट आपको क्या करना है एग्जाम में, जैसे ही क्वेश्चन आपने ये वाला देखा, पहला क्वेश्चन आपने देखा मार्क प्राइस 30,000 है, और आपके पास ये कितना है 28,000 है, ठीक है। और आपको बताना है डिस्काउंट, तो सिर्फ क्या करना है आपको, नीचे मार्क प्राइस लिखो। अगर कैलकुलेशन आपका थोड़ा यानी आपको करना है पेपर में, तो नीचे 30,000 लिखो, ऊपर 2,000, दोनों का डिफरेंस लिख दो, और कैलकुलेट करके आपको आंसर निकालना। वो मैंने मेथड समझाने के लिए बताया था पूरा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है, A trader marks the sale price 25% more on cost price and gives a 10% discount at the time of selling, ठीक है। यानी एक कोई ट्रेडर है, मार्क्स द सेल प्राइस, एक ट्रेडर ने अपने जो कोई आर्टिकल या कुछ चीज़ होगी उसकी दुकान में या फिर कहीं पे भी, उसने क्या किया, ट्रेडर ने 25% मोर ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस क्या कर दिया 25% मोर ऑन कॉस्ट प्राइस। यानी उसने सपोज कोई चीज़, जो ट्रेडर था, ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी ट्रेडर ने खरीद के लाया कोई चीज़ 100 रुपये में, ठीक है। लेकिन वो, जैसे आपने देखा होगा ना, एक चेन चलती है कि जैसे आपकी कोई दुकान है, मेडिसिन की दुकान है, तो मेडिसिन देने वाले भी आते हैं दुकान में कि ये वाली मेडिसिन ले लो, या अभी नई मार्केट में आई है इसके लिए है, तो वही ट्रेडर हो गया। तो वो ट्रेडर ने कोई चीज़ खरीद के लाया 100 रुपये में, उसमें 25% सेलिंग प्राइस और ऐड कर दिया, मतलब 25% मोर, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे बेच रहा है वो, 25% मोर ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी 100 रुपये में खरीद के लाया, अब 125 रुपये किसी दुकान में बेच रहा है, यानी दुकानदार को बेच रहा है, ठीक है, दुकानदार को बेच रहा है 125 रुपये में। एंड गिव्स अ 10% डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेलिंग, यानी 125 के बाद उनने बोल दिया, दुकानदार ने क्या किया कि कुछ मांगा डिस्काउंट, तो उनने 10% डिस्काउंट दे दिया। तो अब बताना है कि वो जो ट्रेडर है उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। गेन परसेंट लिखा है तो मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जैसे आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या थी, ट्रेडर, देखो ट्रेडर था, सीपी हमने 100 ले लिया, क्योंकि सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने में ट्रेडर ने खरीदा, ये ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस है, ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस याद रखना। एक इसका कॉस्ट प्राइस है, ट्रेडर ने 100 रुपये में ख़रीदा, और 25% मोर ऑन कॉस्ट प्राइस, ये लिखा ना 25% मोर ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस पे 25% का और बढ़ाकर उसको बेच दिया है 125 रुपये में, ठीक है। तो देखो ये ट्रेडर के लिए सेलिंग प्राइस है, याद रखना, हमेशा याद रखना, ये ट्रेडर के लिए सेलिंग प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो ये हो गया, ट्रेडर ने दुकानदार को इतने में बेचा, तो ये ट्रेडर के लिए सेलिंग प्राइस है। लेकिन ये दुकानदार के लिए, दुकानदार जिसने ख़रीदा होगा इसे, या फिर कोई भी ग्राहक होगा, तो ये इसके लिए तो कॉस्ट प्राइस है ना, ये तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इतने में इनने ख़रीदा, ठीक है। अब अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम ट्रेडर के सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, 125 में हो गया। अब 125 के बाद भी इसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% क्या हो जाएगा, एक डिजिट के पहले एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, तो 12.5 माइनस करना है आपको, ठीक है। 12.5, 125 का 10% कितना होगा, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, तो 12.5, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, तो 0, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, और अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि एक कैरी हो गया, तो 4 में से 2 गए 2, और ये आपके पास 12 में से 1 गए 1, तो 12.5 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा आपके पास आंसर,
12.5, यानी फाइनली इनने क्या किया कि 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 12.5 आया है आपके पास, 112.5, 12 में से एक गए 11, 112.5 सॉरी 112.5 आ गया। ठीक है, 100 रुपये में उस ट्रेडर ने ख़रीदा था, 112.5 रुपये में उसने बेच दिया। समझ में आ रहा है, ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। 100 रुपये में ख़रीदा, 112.5 रुपये में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 12.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं 12.5 रुपीज़ में क्या है, रुपीज़ में ही क्या है, 12.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अपन ने रुपीज़ में लिए थे। लेकिन क्योंकि हमने CP 100 लिया था, तो जो रुपीज़ में आंसर आता है वही परसेंटेज में आंसर आता है। ठीक है, तो अभी अगर हम इसका ऑप्शंस देखें, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये आ गया। देखो ये 12 सही 1/2 लिखा है, 12 सही 1/2 ऐसा, तो इसको ही हम 12.5 लिखते, क्योंकि 1/2 क्या होता है 0.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर ये था। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्या करना है, ट्रेडर था 25% मोर ऑन कॉस्ट प्राइस 100 ले लिया, क्योंकि इजी नंबर 100 ले लिया, उसका 25% निकाला, 125 हो गया, और 125 के बाद 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका 10% माइनस कर दिया, और ओवरऑल निकाल लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि आपको पूछा है इस पूरी ट्रांजेक्शन में ट्रेडर को कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देखो अब थर्ड वाला, अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। पीटर बॉट, यानी पीटर ने ख़रीदा, ठीक है, एन आइटम एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। यानी ओरिजिनल प्राइस का मतलब क्या है, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 20% के डिस्काउंट देने के बाद पीटर ने कोई चीज़ खरीदी। ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 20% डिस्काउंट देने के बाद पीटर ने कोई चीज़ खरीदी। अब पीटर क्या कर रहा है, ही सोल्ड इट विथ 40% इंक्रीज़, यानी 40% इंक्रीज ऑन द प्राइस ही बॉट इट। अब देखो पीटर दिमाग वाला है, ठीक है, पीटर इस पूरे फर्स्ट देखो अच्छे से समझना। ठीक है, आप अगर बेसिक समझ लोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे अच्छे से, यानी ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। पीटर इस पूरे सेंटेंस में एक ग्राहक था, समझ में आ रहा, पीटर इस पूरे सेंटेंस में एक ग्राहक था, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में पीटर एक दुकानदार यानी बेचने वाला इंसान है। ठीक है, तो पीटर ने एक आइटम ख़रीदा जिसका कुछ ओरिजिनल प्राइस था, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट देने के बाद पीटर ने वो चीज़ खरीद ली। अब पीटर क्या कर रहा है, पीटर ने वो आइटम खरीदा, जैसे कोई बुक खरीद ली उसने, अब उस जो चीज़ खरीद के लाई जितने रुपये में, उस रुपीज़ में उन्होंने 40% इंक्रीज़ कर दिया और वो चीज़ बेच दी। ही बॉट इट, ये लिखा ना 40% इंक्रीज ऑन द प्राइस ही बॉट इट, एंड ही न्यू सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्राइस इन प्रेजेंट। ऑब्वियस सी बात है कि इसका ओरिजिनल प्राइस जो था उससे ग्रेटर है इसका सेलिंग प्राइस, ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्हें 40% से ज़्यादा कर दिया। अब बताना है कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये बताना है आपको। दो चीज़ याद रखना है, पीटर इस पूरे सेंटेंस में ख़रीदने वाला भी है और इस पूरे क्वेश्चन में बेचने वाला भी है, तो दो चीज़ें 20% और 40%। ठीक है, तो देखो पीटर आया भैया, इसने क्या ख़रीदा, मतलब 100 ले लिया हमने, 100 में 20% का डिस्काउंट देने के बाद इसने कोई चीज़ खरीदी। ठीक है, इसने कोई चीज़ खरीदी, तो ये है इसका आपका बोल सकते हो इसका 100 रुपये था, वो जो आर्टिकल कोई दुकान में होगा, इसका 100 रुपये था, और उस जो आर्टिकल था जिस दुकानदार ने इसका बेचा होगा वो इसके लिए क्या है सेलिंग प्राइस, लेकिन इसके लिए क्या है ये कॉस्ट प्राइस, मतलब ये वाला कॉस्ट प्राइस है जो अभी ख़रीदा है 20% डिस्काउंट देने के बाद। यहाँ लिखा है ना आपके पास, देखो पीटर बॉट एन आइटम एट 20% डिस्काउंट इन ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस मतलब जब डिस्काउंट की बात कर रहा था वो MRP है, तो हमने MRP नहीं दिया था तो हमने 100 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 ले लिया उसके 20% डिस्काउंट के बाद। तो ये पीटर का क्या है, ये वाला जो है ना, ये 80, ये पीटर का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अभी पीटर एक ख़रीदने वाला इंसान था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनने ये चीज़ 80 रुपये में ख़रीद ली। अब ये इनने अपने पड़ोस वाले लोगों को क्या किया कि 80 रुपये में ख़रीद कर इसके ऊपर 40% का, और यहाँ पे लिखा देखो, मैं एक स्टेटमेंट इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको बेसिक से अच्छे से समझ में जाए। 40% इंक्रीज़ ऑन द प्राइस ही बॉट इट, उनने 40% इंक्रीज़ कर दिया प्राइस को। ठीक है, और बेच दिया बाकी अपने पड़ोस वालों को, तो 40% इंक्रीज़ कर दिया मतलब क्या, इसका 40% कितना होता है, देखो 80 का 10% होता है 8,
80 का 10% होता है, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है। 80 का 10% होता है, एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, 8.0। लेकिन हमें 10% नहीं 40% निकाला, तो वो 10% में 4 का इंटू कर दो, 8 चौको 32, तो 32 हो गए। और ये हो जाएगा 8 9 10 11 112 सेलिंग प्राइस आ गया। ये अभी इसका कॉस्ट प्राइस था, इसने 32 रुपये ऐड करके इसको सेलिंग प्राइस बना दिया। ये पीटर का क्या है, ये पीटर का सेलिंग प्राइस है, लेकिन जो इसे खरीद रहा होगा, जिसको ये बेवकूफ़ बना रहा है या फिर जो भी है पड़ोस वाले, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये पीटर का सेलिंग प्राइस है 112। तो भैया उनने जो क्वेश्चन में बोला था आपको, क्वेश्चन में बोला था ही न्यू सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्राइस, यानी जो उसका नया सेल प्राइस आया ना 112, वो ओरिजिनल प्राइस जो हमने 100 लिया था उससे कितना ज़्यादा, ऑफ कोर्स 12 ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। तो मैंने इसलिए इतना सारा प्रोसेस किया है कि आप अच्छे से समझ जाए, बेसिक समझ जाए बिल्कुल, ठीक है। आप इसको भी 1 लाइन 2 लाइन में मतलब सेकेंड्स में उड़ा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशो ऑफ 1:3:5, ठीक है। कोई 3 कार है, उनकी स्पीड का रेशो, यानी कार ए बी सी है, उनकी स्पीड का रेशो क्या है 1:3:5, ठीक है। यानी कार ए स्लो चल रही है, बी थोड़ी फास्ट चल रही है, और सी जो है वो उससे ज़्यादा फास्ट चल रही है, ठीक है। द रेशो अमॉन्ग द टाइम टेकन बाय दीज 3 कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए तभी आप वो चीज़ बता पाओगे, यानी रेशो। तो रेशो अब आपको बताना, स्पीड का रेशो तो दिया है, लेकिन इन तीनों के टाइम का रेशो क्या होगा, ठीक है। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ये सेम डिस्टेंस है, इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए इन तीनों के टाइम का रेशो आपको बताना है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हैं, फ्रैक्शन में नहीं दिया आपको, ऑप्शन नॉर्मल जो वैल्यू जैसे ये दिया है ना वैसे दिया है, ठीक है। तो अब बताना है आपको आंसर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं एक काम करता हूँ यहीं कर लेता हूँ, रफ कर दे रहा हूँ ये। ठीक है, तो 1:3:5 है आपको स्पीड का रेशो, 1:3:5, ठीक है। 1:3:5 आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। या फिर आप बोल सकते हो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आप बोल सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो मतलब आप वेरी कर सकते हैं। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो स्पीड है और ये जो डिस्टेंस है, देखो स्पीड और डिस्टेंस, ये स्पीड और जो डिस्टेंस है इनमें जो रेशो है वो अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। मतलब प्रपोर्शन, अनुक्रमानुपाती का रेशो है। मतलब जैसे कि अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो स्पीड भी बढ़ा सकते हो, अगर क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस बढ़ा दिया तो अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। देखो डिस्टेंस बढ़ा दिया, अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा, समझ में आया। स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड घटा दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये दोनों में अनुक्रमानुपाती का व्युत्क्रमानुपाती का रेश ये दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का रेशो है, जिसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ये दोनों में अनुक्रमानुपाती का रेशो है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो स्पीड अपॉन 1 अपॉन टाइम। अभी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, इसलिए 1 अपॉन आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो देखो स्पीड का रेशो ये है, तो आप क्या बोलोगे कि टाइम जब इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका रेशो ऐसा लिख दो 1:3:1, 5:3:1, ठीक है। आप यही बोलेंगे ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये 2 वाले केस में सही है, अगर 2 कार होती 1:3 तो टाइम का रेशो हो जाता 3:1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक्चुअल में इसको सॉल्व करने की जो मेथड है, राइट मेथड है, वो ये है कि आपको यहाँ पे लिख देना है कि जैसे 1:3:5 है, तो इनका स्पीड का रेशो 1:3:5 है, तो पहली का टाइम का रेशो हो जाएगा 1/1, 1/3, उल्टा कर दो 1/5, ठीक है। ऐसा कर दिया हमने, क्लियर है। अब 1/1, 1/3, 1/5। अब क्योंकि ऑप्शन फ्रैक्शंस में नहीं थे, नॉर्मल वैल्यूज़ में थे, तो इनको चेंज करना पड़ेगा। अब नीचे की चीज़ हटाने के लिए, ये जो नीचे की चीज़ है ना, नीचे की चीज़ हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके एलसीएम से तीनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम आता है 5 3 ज़ा 15,
तो 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 इंटू 1/1 मतलब 15। 15 में इधर इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा, ठीक है 5 आ गया। और 15 में इधर इंटू करोगे तो हो जाएगा 5 3 ज़ा, तो ये 3 आ गया। तो आपका जो एक्चुअल आंसर था वो क्या है, 15:5:3, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन तो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये देखा आपने, क्वेश्चन आया आपने ये देखा, आपको बताना टाइम का रेशो, क्योंकि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसको 1/1, 1/3, 1/5 कर दिया, 1/1, 1/3, 1/5 कर दिया। इन दोनों का एलसीएम लेकर सब में मल्टीप्लाई करके आंसर देख लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन। देखो अब लास्ट वाला, अभी हम 5 क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन देखेंगे, मैं और क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखो, ₹1980 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी सो दैट हाफ ऑफ एज पार्ट, देखो मैं लिख देता हूँ, 1980 है पूरे टोटल किसी के पास, मतलब एक पापा है उसके पास 1980, उसके 3 बेटे हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो उसने क्या किया, पापा ने क्या किया कि तीनों को डिवाइड कर दिए, ए बी सी में पैसे डिवाइड कर दिए। अब कैसे डिवाइड किए, सो दैट हाफ ऑफ एज पार्ट, ऐसे लिखूंगा ना, ए का आधा पार्ट जो है वो बी के 1/3 पार्ट के बराबर है, बी के 1/3 पार्ट के बराबर है, एंड सी के 1/6 पार्ट के बराबर है, सी के 1/6 पार्ट के बराबर है। सो दैट हाफ ऑफ एस पार्ट, 1/3 ऑफ बीस पार्ट एंड 1/6 ऑफ सीस पार्ट आर इक्वल, यानी ये तीनों पार्ट जो गिवन है वो तीनों आपस में बराबर है, कहने का मतलब ये है। तो आपको बताना है कि बी को कितने पैसे मिले। अब ये तो रेशो में गिवन था हमें, मतलब कंपेयर करके गिवन था कि इसका आधा, इसका 1/3 और इसका 1/6 बराबर है, लेकिन हमें आंसर किस में निकालना, रुपीज़ में, ठीक है। तो देखो इसका मेथड कैसा, बहुत सिंपल है, इसको आप जल्दी से उड़ा दोगे। देखो जैसे कि 1980 थे, पहले मैं ये रफ कर देता हूँ। आपके पास था 1980, ठीक है, 1980, ये ए, ये बी और ये सी। ए 1/2 ए इक्वल्स टू 1/3 बी, और 1/2 जो आपका था 1/3 बी इक्वल्स टू 1/6 सी, ठीक है, ये था। अब पहले हम इन दोनों का निकालते हैं, मतलब ये तीनों बराबर थे लेकिन हम इन दोनों का निकालते हैं। तो अगर ए और बी का रेशो निकाले, ए और बी का रेशो, तो बी को नीचे लेके आ जाओ इधर, ठीक है, बी को नीचे लेके आ जाओ इधर, और 2 इधर चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2:3। बी और सी का रेशो, सी को नीचे लेके जाओ, यहाँ जैसे बी था, बी सी को नीचे लेके जाओ, सी इधर हो गया, और 3 को इधर ऊपर लेके चल जाओ, तो ये हो जाएगा 3:6, ठीक है। तो आपके पास 2 रेशो आएगा, 2:3 एंड 3:6, क्लियर है। टू इज टू थ्री एंड 3:6, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों बराबर है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसा, ठीक है, 2:3:6, ठीक है। अब अब ये जो वैल्यू है आप बोल सकते हो ये एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है आपके पास एक्चुअल वैल्यू, लेकिन ये जो वैल्यू है ये आपके पास रेशो वाइज वैल्यू है। आप इसको एक्चुअल नहीं बोल सकते क्योंकि ये रेशो किसी भी संख्या का हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी नहीं 1980 का ही रेशो, ये तो दुनिया में कई संख्या होगी जिसका रेशो, 2-3 संख्या होगी जिसका रेशो सेम होता हो। तो ये रेशो आप इसके थ्रू आप आंसर डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो देखो कैसे करना है, 3 और 2 5 और 6 11 आता है रेशो का टोटल। तो अब क्वेश्चन में क्योंकि इस रेशो के बराबर एक्चुअल में वैल्यू दी थी, तो 11 के बराबर ये हम बोल सकते हैं, ये एज्यूम बोल सकते हैं, ये एज्यूम वैल्यू और ये एक्चुअल। तो हम एज्यूम और एक्चुअल का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो 11 के बराबर 1980, तो आपको बी का बताना है ना, तो 3 के बराबर कितना होगा, ठीक है, यही हो जाएगा। 11 के बराबर 1980, तो 3 के बराबर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इधर जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, इसी पेज में ऊपर लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स इधर आ जाएगा, लेफ्ट में सब कर दे रहा हूँ एक्स को, और बाकी 1980 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 से ये कट जाएगा, कितने टाइम्स, 11 एकम 11, ठीक है, बचा 8, ठीक है, मतलब 19 था तो 8 बचा, 11 8 88, और फिर बचा मतलब कुछ नहीं बचा तो 0 उतार दिया, ठीक है। ये 180 इंटू 3 आ गया, 180 इंटू 3, तो ये हो जाएगा
18 54 मतलब 540 रुपये बी को मिलेंगे। तो देखो 540 ऑप्शन में है क्या, ये है, मतलब दिख नहीं रहा होगा। तो देखो ये 540 है यार, देख लेना, ये रफ ही नहीं हो रहा है। 540 है जो आपका ये ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन को करना था। मैंने ट्राई किया है कि मैंने बेसिक के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक भी बताई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।